नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जीके में हमारी पटवारी ग्राम सचिव नहरी पटवारी से संबंधित जो सीरीज चल रही है प्रश्नों की, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने जो बंदोबस्त यहाँ लागू किए गए थे और उसको किस किस ने लागू किया गया था, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप एक मॉक टेस्ट के तौर पर भी इनको खुद आंसर यहाँ पर देकर देख सकते हैं कि आपके कौन से प्रश्न का उत्तर ठीक है और आपको कितने प्रश्न में से कितने उत्तर आते हैं। नहीं आते तो आप रिवीजन कर सकते हैं, साथ साथ आपको पूरी डिटेल भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो कब किया था? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को किया था। कब किया था? 22 मार्च 1793 को इन्होंने इसको यहाँ पर लागू किया था। तो जो इस बंदोबस्त ये लागू किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको यहाँ पर लागू किया था। कब किया था? 22 मार्च 1793 को किया था। इसमें क्या था? इसके अंदर स्थायी बंदोबस्त दो था। इसको जो लागू किया गया था, यह एक तरह से अंग्रेजों और जमींदारों के बीच क्या था? ये अंग्रेज और जो जमींदार थे उनके बीच जो लगान वसूल करने का एक समझौता था। क्या था? लगान वसूल करने का एक ये समझौता। हाँ, और इसको कब किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा हम इसको नाम से जानते हैं इस्तमरारी। इसका स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी है। ये आप याद रखेंगे। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार थे, कहाँ के? बंगाल के जो जमींदार थे उनके बीच एक टैक्स वसूल करने का, कर वसूल करने का एक समझौता था। इसे किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो यह जो स्थायी बंदोबस्त है, यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। साथ ही इसके अंदर एक रूल और था कि जो इस पे जो टैक्स लगाया जाता था जमींदारों का अंग्रेजों के द्वारा, तो जमींदारों को जो वो भूमि के ऊपर जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, तो उनको सूर्यास्त से पहले ही वह रकम किसको? अंग्रेजों को चुकानी पड़ती थी। क्या? सूर्यास्त से पहले उनको वह टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था। अगर ऐसा किसी कारण वो नहीं कर पाते थे तो उनकी जो ज़मीन होती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। अगर सूर्यास्त हो जाता था तो भूमि को क्या कर दिया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, अभी आपको बताया तो कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ था? तो यह बंगाल में लागू हुआ था। और बंगाल और बिहार आपको पता साथ ही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त कितने क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो जब यह लागू किया गया था कितने में? तो यह 5 क्षेत्रों में लागू किया था। 5 कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास का जो उत्तरी जिले थे वो, उसके अलावा बनारस। तो कितने हो गए? ये 5 हो गए। तो स्थायी बंदोबस्त को 5 क्षेत्रों में लागू किया गया था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई थी? तो जो ब्रिटिश नागरिक थे, यानी कि जो इंग्लैंड के जो आम नागरिक भी जब यहाँ पर आ गए थे, जब यहाँ पर इनके पैर जम गए थे, काम होने लगा, तो वहाँ से लोग धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से यहाँ पर आकर रहने लगे। तो इनको यहाँ पर फिर इन्होंने अनुमति मांगी कि अब हम यहाँ पर रहकर अपना काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं और यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो यह अनुमति इनको कब दी गई? तो यह अनुमति इनको 1800
1833 में दी गई। कब दी गई थी? उत्तर इसका रहने वाला है ऑप्शन ए 1833 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। तो जब सूर्य के द्वारा जब भूमि से पानी लेना, इसका अर्थ हो जाता है कि जब जो हमारा समुद्र है या नहरें हैं, तो जल क्या होता है? सूर्य के द्वारा लेने का मतलब भाप के द्वारा पानी उड़ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब पुनः वर्षा होती है, फिर बादल बनते हैं, होती है एक हमारी प्रक्रिया जो चलती है नेचुरल प्रकृति की, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब अगर पानी ले भी लिया जाता तो पुनः वर्षा हो जाती है और उसके ऊपर जो हमारा वो पानी होता है वर्षा के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करी गई, एक तरह से समानता करी गई है। अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसकी समानता सूर्य के द्वारा जल लेने से की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों के द्वारा जो कर लिया गया वो भारत में वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। तो क्या होता था, जो अंग्रेज क्या करते, भारत में रहते, व्यापार करते, सारा काम करते, कच्चा माल ले जाते, पक्का बेचते थे यहीं से, फिर उसके ऊपर टैक्स भी किस पे लगाया गया, भारतीयों पर ही लगाया जाता था। तो जो भारतीयों से वो टैक्स इकट्ठा करते थे, वो जितना पैसे की बचत होते थे वो सारा कहाँ जाता था, तो ये सारा का सारा पैसा इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। तो इसका ये कथन किसने कहा था, कि ऐसा किसने बोला था? तो ये कहा था आरसी दत्त ने। आरसी दत्त के द्वारा ये कथन कहा गया था। और अभी आपको बताई है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, इन्होंने ही बंगाल बिहार इधर जो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कब किया था, तो आपको अभी बताया था 22 मार्च 1793 को। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको सबसे पहले रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था उसको यहाँ पर लागू किया गया था। इसको लागू करने वाले जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी उस टाइम कौन थे, तो उनके नाम थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। मेन नाम तो यही आते हैं, लेकिन साथ में एक अधिकारी और थे इनके साथ। मेन तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको दो ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक तीसरा नाम और इनके साथ है जिन्होंने इसको लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई हुई है। तो वो थे एली विंस्टन। तो ये 3 अधिकारी थे जिन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को भारत में लागू किया था। अच्छा, ये जो व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो यह भारत में 1820 में लागू किया गया था। कब? 1820 में। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो आपका उत्तर रहेगा 1820 में। किसके द्वारा किया गया था? तो टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और एली विंस्टन के द्वारा। उसके अलावा जो यह रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा, तो ये किस पे लगता है, ये बंदोबस्त भूमि के लिए था, जमीन के लिए था। तो जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, भारत में सर्वाधिक 51% भूमि पर जो ये बंदोबस्त लागू किया गया था। कितना? 51%। तो यह सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ पर। अंग्रेजों द्वारा भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो जो भू राजस्व व्यवस्था जो थी सबसे ज़्यादा भूमि पर कौन सी अपनाएगी? तो अभी आपको मैंने बताया ऊपर, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये कितने पे थी? 51%। कितने पे? 51% पर इसको लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो यह एक ग्राम्य व्यवस्था है। क्या है? ग्राम्य व्यवस्था थी। और जो ये ग्राम स्तर पर लागू की जाने वाली एक भू राजस्व व्यवस्था है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसको महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको किन्होंने लागू किया था? तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके क्या नाम थे जिन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो उनके नाम थे होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड।
किसके लिए? ये महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यह व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह जो व्यवस्था थी ये 1822 में लागू की गई थी, महालवाड़ी व्यवस्था। क्या? महालवाड़ी व्यवस्था। क्योंकि रैयतवाड़ी के बारे में मैंने आपको पूरा ऊपर बता दिया है, लेकिन ये महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताया है। साथ ही जो ये व्यवस्था थी अंग्रेजों ने कहाँ पर लागू किया था? तो इसको उत्तरी पश्चिमी भारत में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया था इस व्यवस्था को? उत्तरी और पश्चिमी में। ठीक है। और साथ ही इसमें क्या था? इसमें जैसे गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत थे, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह। साथ में कुछ मध्य भारत का भाग था। मराठों का कुछ अधिकृत प्रदेश जैसे प्रदेश थे। साथ ही इसको कुछ पंजाब में भी इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में ऊपर आपको बताया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो देखिए, जो उत्तरी भारत में जो भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसको माना गया है? तो जो उत्तरी भारत में इसको सबसे पहले जिसने लागू करने वाला जो प्रवर्तक था, जो विचार रखे गए प्रवर्तक है, वो कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा मार्टिन बर्ट। औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत कब की गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। इसको कब लागू किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर हम रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से इस याद हो जाएगा, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। देखिए, रैयतवाड़ी 1820 में, महालवाड़ी जो प्रथा थी यह 1822 में, और जो स्थायी बंदोबस्त है वह सबसे पहले लागू हो गया था। तो वह कब हुआ था? 22 मार्च 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो ये भूमि की अवधि, भूमि का किराया या भू राजस्व व्यवस्था क्या है, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आपको पहले भी मैंने पूरी डिटेल समझा दी है कि अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा 51% जो भूमि है उस पर यह लागू की गई है। तो क्या होगी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? एक भू राजस्व व्यवस्था है। इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से सबसे अधिक किसे फायदा हुआ? जो भू राजस्व प्रणाली जब भारत के अंदर लागू कर दी गई थी, तो इसका जो फायदा था, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था, वह किसे मिल रहा था? बताइए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? तो आपको याद पता होना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो जमींदार थे, किसानों को नहीं हो रहा था, कृषि मजदूर को नहीं बताया। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा इससे किसको मिला था? तो यह जमींदार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा मिला था। यह आपका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है, ऑप्शन डी। तो देखिए, हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, या हम अपने चैनल को ऊपर और किस किस चीज़ों को ला सकते हैं, जिससे कि आपके लिए, जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आप कहेंगे कि आपको हरियाणा जीके का चाहिए या कौन से टॉपिक से रिलेटेड हम और यहाँ पर वीडियो बनाकर डालें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाई गई थी? तो देखिए, यहाँ पर जब भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू करी थी, तो इन्होंने यहाँ पर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो इन्होंने यहाँ पर लागू नहीं की थी? तो देखिए, इसको यहाँ पर किन्होंने लागू नहीं किया था?
तो देखिए स्थायी बंदोबस्त के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो स्थायी बंदोबस्त तो इनके द्वारा लागू किया ही गया था। इसके अलावा जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो भी आपको बताया, तो स्थायी बंदोबस्त अभी आपको बताया था मैंने 22 मार्च 1793 को लागू किया। उसके बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी आपको बताया कि यहाँ पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू थी, तो कब थी ये, और उसके साथ ही महालवाड़ी व्यवस्था और कब लागू थी, ये सभी आपको अभी मैंने बताया है। अगर फिर भी एक बार हम यहाँ पर डाल देते हैं, अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को, महालवाड़ी 1822, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यहाँ पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर 1820 में। तो सबसे पहले हो गया स्थायी बंदोबस्त, फिर हो जाएगा रैयतवाड़ी, फिर होता है महालवाड़ी। तो तीनों ही अंग्रेजों के टाइम लागू हुई ये राजस्व व्यवस्था। कौन सी बची, फिर एक दहसाला ही बची। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, दहसाला। तो पूरी डिटेल आपको पहले मैंने यहाँ पर सबके बारे में बताई है, तो रिवीजन के तौर पे एक बार और डाला था। अब हम देख लेते हैं कि जो दहसाला है यह कब लागू हुई थी। तो आपको थोड़ा दहसाला की डिटेल हम बता देते हैं। जो दहसाला प्रणाली है यह कब थी, दहसाला प्रणाली आपका जो लागू की गई थी, यह व्यवस्था 1580 में कब लागू हुई थी। 1580 में अकबर ने के टाइम में हुई थी। कब, अकबर कौन था उस टाइम, राजा अकबर था जब दहसाला प्रणाली लागू की गई थी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इस व्यवस्था को और क्या कहा जाता है, तो दहसाला का दूसरा नाम है टोडरमल व्यवस्था। क्या कहा जाता है इसको, 1580 में अकबर के द्वारा। दूसरा इसका नाम क्या है दहसाला का, वो है टोडरमल व्यवस्था। तो दहसाला को हम किस नाम से भी जानते हैं, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी इसको जानते हैं, टोडरमल बंदोबस्त। प्रश्न आ जाता है कि दहसाला जो है भू राजस्व प्रणाली, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे टोडरमल बंदोबस्त। इस व्यवस्था का जो प्रणेता है किसको माना जाता है, तो वह टोडरमल को ही माना जाता है। इसमें क्या होता था, जो फसल होती थी उसका जो पिछले 10 साल का उत्पादन होता था और उस समय में जो उसका मूल्य का औसत निकाला जाता था। क्या होता था, जो पिछले 10 साल की फसल थी उसका औसत निकालने के बाद उस औसत के जो राजस्व के रूप में वो टैक्स उस पर लगाया जाता था। किसके द्वारा, इसमें जो भू राजस्व व्यवस्था थी, दहसाला जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत। और इसका क्या था, ये जो दहसाला प्रणाली थी इसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में इसको बांटा गया था, इसके 4 भाग थे, जिसमें इसके 4 भागों के नाम थे पोलज, चाचर, बंजर और उसके अलावा इस पर एक और था परती। ये 4 भाग किस में थे, दहसाला के अंतर्गत। जो दहसाला प्रणाली थी इसके अंतर्गत 4 इसके भाग बांटे गए थे। पोलज क्या था, पोलज में होता था जो जिसमें नियमित खेती होती थी, परमानेंट जिसके अंदर खेती होती थी। जो परती है, परती में क्या रहता था, जो परती भूमि रहती थी, इस भूमि पर जो मतलब उपजाऊ भूमि थी, तो उसकी जो उपजाऊता को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर 1 या 2 वर्ष के अंतर पर खेती की जाती थी। मतलब 1 से 2 साल के अंतर पर इस परती भूमि पर खेती होती थी, ताकि जो भूमि का उपजाऊपन उसका खत्म ना हो। फिर चाचर में क्या आता था, तो ये जो भूमि थी इस पर 3-4 साल के बाद खेती होती थी, चाचर पर 3-4 साल के बाद। और बंजर भूमि क्या है, बंजर भूमि वो थी जिसके ऊपर खेती होती ही नहीं थी, जो खेती के योग्य भूमि नहीं थी। तो क्या होता था, इस पर इसलिए टैक्स भी कोई नहीं लगा हुआ था, जो बंजर भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो दहसाला प्रणाली के अंतर्गत ये 4 भाग थे, पोलज, चाचर, बंजर और परती।
तो प्रश्न तो हमारा ये था, ब्रिटिश काल में भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाई गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दहशाला, क्योंकि यह तो अकबर के टाइम में थी। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। और अंग्रेजों के टाइम में ये तीनों ही प्रणालियां लागू थी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण किस पर आधारित होता था? तो जब महालवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी तो उसके ऊपर जो लगान लगाया जाता था, जो भूमि के ऊपर टैक्स लगाया जाता, तो वो कैसे लगाया जाता है? वास्तविक जो उपज होती थी उसके अकॉर्डिंग, या अनुमान लगा के कि इस तरह से कि भाई इस जो भूमि पर इतना टैक्स आप लोगों को देना है, अनुमान के द्वारा, या फिर बुआई के द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन इसका मालवाड़ी व्यवस्था में सही रहने वाला है? तो इस पर अनुमान के द्वारा ही टैक्स लगाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था कौन सी थी? तो दूसरी व्यवस्था यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजों ने जो भू राजस्व प्रणाली की पहली व्यवस्था जो लागू की थी, तो पहली कौन सी थी? तो आप सभी को पता हो गया ये तो। पहली कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त पहली थी। ये कब लागू की गई थी? 22 मार्च 1793 ईस्वी को। 22 मार्च 22 दूसरी कौन सी थी फिर? तो अभी आपको मैंने बार बार सनीखे बताए थे सभी के, अगर आपको ध्यान होगा तो बताइए कब लगाई गई? तो दूसरी थी व्यवस्था यहाँ पर, वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है आपका दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने परसेंट में थी? ये सबसे ज़्यादा भूमि पर लगाई गई व्यवस्था थी, लागू की गई व्यवस्था थी। 51% पर इसको लगाया गया था। और कब लगाई गई थी ये? यह 1820 में लगाई गई थी। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। महालवाड़ी व्यवस्था आपकी 1822 में लागू की गई थी। रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? पटवारी, किसान, मजदूर या भूमि? तो रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी होता है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके अंतर्गत जो भूमि का स्वामी कौन होता था? भूमि का मालिक कौन होता था? तो इसका जो स्वामी भी होता था, जब यहाँ पर भूमि होती थी उसका मालिक किसान ही होता था, कृषक ही होता था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में बड़े जो भूस्वामी होते थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहती थी, उनको वहाँ पर क्या बोला जाता था? तो इनको बेलल्ला के नाम से जानते थे। किसके नाम से? बेलल्ला के नाम से इनको जाना जाता था। तो जो बेलल्ला है ये कहाँ पर है? दक्षिणी भारत में थे। और ये कहाँ पर पड़ता है? तमिल क्षेत्र और या उसके आसपास की जो ज़मीन थी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर उनके पास ज़मीन होती उनको बेलल्ला के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत में ये तमिल वगैरह क्षेत्र के अंतर्गत, तमिल और उसके आसपास की जो ज़मीन रही है वहाँ पर। उत्तर भारत में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो जो उत्तर भारत थी वहाँ पर जो गांव का प्रधान व्यक्ति रहता था उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अभी आपको बता ही दिया गया। वेलल्ला कौन था? जो दक्षिण भारत में ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होती थी उसको कहा जाता था। और उसके साथ ही ये कहाँ पर है? तो यह तमिल आदि का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ के बारे में आपको बताया है। इसके बाद जो केडीसीआर और अदमई, तो जो केडीसीआर और अदमई हैं वो क्या थे? तो वे वो थे जो तमिल में वो ऐसे लोग थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, कोई जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, लेकिन उनको क्या कहा जाता था? उनको अदीमई या कडेसियार कहा जाता था। यानी कि जो बड़े वो वेलल्ला, जो आपको भी बताया मैंने, जो वेलल्ला थे इनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी और जो इनके नीचे काम करते थे, जो मज़दूर लोग इनके नीचे काम करते थे, तो वो क्या थे यहाँ पर? तो उनको कडेसियार या अदमई कहा जाता था, जो वेलल्ला के अंतर काम करते थे। जमींदारी उन्मूलन की क्या विशेषता थी? जमींदारी उन्मूलन की क्या व्यवस्था थी? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो जमींदारी जो उन्मूलन जब लागू कर दिया गया था तो इसकी विशेषता थी जमींदारों को उनकी भूमि को मुआवजा दिया गया, बिल्कुल सही। बंजर भूमि सरकार के हाथों में आ गई, भी सही था। मुआवजा नगद में किस्तों में दिया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही हो गए। तो हमारा क्या उत्तर रहने वाला? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी गई? तो इनको ये दीवानी कब दी गई थी? तो इनको 1765 में। बंगाल में रैयतों का नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो जो बंगाल में रैयतों का नील विद्रोह हुआ था वह कब स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, 1859 में। मार्च में 1859 में नील विद्रोह वहाँ पर आरंभ हुआ था। ये किस लिए हुआ था नील विद्रोह? नील विद्रोह आपने सुना है, काफ़ी फेमस है। जब नील के किसानों के द्वारा नील के उत्पादन के लिए ये विद्रोह हुआ था। अच्छा, जो नील की खेती की जाती थी इससे अंग्रेजों को तो फायदा होता था, लेकिन जिस जमीन पर नील की भूमि हो जाती है, जो नील आपको पता ही है कपड़ों में लगाया जाता है, तो जब नील की पैदावार होती थी तो वो जो भूमि रहती थी खेती की, वह क्या होती थी? वह कम उपजाऊ हो जाती थी या बिल्कुल ही वो बंजर हो जाती थी एक बार वहाँ पर फसल होने के बाद। तो वहाँ पर काफ़ी इसका विद्रोह हुआ था। साथ ही किसानों का क्या करा इन्होंने? तो खेती करने वाले जो किसान थे, जो नील का जो उत्पादन होता था उस पर अधिक लगान भी लगा दिया गया। क्या? एक तो हमारी बंजर भूमि हो रही थी, दूसरा उसके ऊपर टैक्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया था। तो इसके विद्रोह में क्या हुआ था वहाँ पर? ये जो चंपारण का विद्रोह आपने सुना है कि चंपारण में नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1858 से 1860 ईस्वी के बीच हुआ था। कब? 1858 से और 60 के बीच ये विद्रोह, नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल और जो बिहार में यह विद्रोह हुआ था। तो कहाँ था? बिहार में कहाँ? चंपारण। बिहार में चंपारण में ये विद्रोह बड़े पैमाने पर, वहाँ पर जो नील की खेती थी उस पर अधिक टैक्स लगाने के लिए यह विद्रोह वहाँ पर हुआ था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और थी जो नील के बारे में, नील के जो ये विद्रोह हुआ था इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देते हैं। तो इसमें क्या था? जो रैयत को, मतलब जो वहाँ पर ज़मीन होती थी, जो भूस्वामी होता था, रैयत मतलब जो भूमि है, तो भूमि थी रैयत भारत की। तो वहाँ पर जो इसको क्या कर दिया गया था, एक इन्होंने एक बिल्कुल कंपलसरी कर दिया था कि जो रैयत है उसको अपनी कम से कम कितनी भूमि पर नील की खेती करनी ही करनी है। मतलब कंपलसरी कि आपको इतनी खेती करनी पड़ेगी। तो नील का अगर आपको खेती करनी थी तो नील की कितनी खेती करनी थी आपको? तो आपको 25% भूमि पर, कितनी? 25% भूमि पर आपको नील की खेती करनी जरूरी थी। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान का राजा कौन था? टोडरमल, तेजचंद, तेजभान या बीरबल? तो इसका सही उत्तर है, जब स्थायी बंदोबस्त के समय में वर्धमान था, वर्धमान जो स्थान है उसके राजा तेजचंद थे। कौन थे? तेजचंद वहाँ के राजा थे।
दामिनी ई कोह नामक भूभाग में राजस्व एकत्र करने के लिए अंग्रेजों ने किसे बसाया था? जब दामिनी ई कोह नामक एक भूभाग में राजस्व जो लगाएगा, दामिनी ई कोह है क्या? दामिनी ई कोह। तो दामिनी ई कोह का क्या अर्थ होता है, पहले तो आपको यही बता देते हैं। जो दामिनी ई कोह नामक जो भूभाग रहता है वह होता है जो राजमहल होता है, जहाँ पर राजमहल बना होता था, राजमहल की तलहटी। तलहटी, तो राजमहल की जो तलहटी होती है तो क्या होता था, जो तलहटी में जो सीमांकन होती है, जो वहाँ की सीमा होती थी राजमहल की तलहटी की, तो वहाँ पर लगाया गया एक तरह से भू राजस्व एकत्रित, भू राजस्व था, यानी एक टैक्स था, ये एक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इसके लिए किसको बसा दिया था कि वहाँ से आप राजस्व एकत्रित कर सके, वहाँ से एक टैक्स लगाए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ले सकें। तो इन्होंने क्या करा, जो राजमहल की जो तलहटी होती थी वहाँ पे राजस्व को एकत्रित करने के लिए इन्होंने किन लोगों को वहाँ पर बसाया था? तो इसका आपका उत्तर देखिए। तो जमींदारों ने क्या करा है, ये जो ज़मीन से इन्होंने वो टैक्स फालतू लेने के लिए भी अंग्रेजों ने वहाँ पर संथालों को, कौन? संथालों को, ये संथालों को वहाँ पर बसाया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्या? दामिनी ई कोह नामक भूभाग में। तो अब देखिए संथाल क्या करते थे, तो जो संथाल थे, ये संथाल लोग थे, खेती के लिए किसका यूज करते थे? हल का। हल का प्रयोग ये लोग करते थे। हल किससे चलता आपको पता ही, बैलों के द्वारा। साथ ही जो पहाड़ी लोग हैं, अभी देखिए जैसे पहाड़ी लोग हैं, तो जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोग किससे खेती के लिए यूज करते थे? वो कुदाल से खेती करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, पहाड़ी और जो संथाल है इनके बीच एक युद्ध हुआ, यानी कि दोनों जब वहाँ पर कहीं बसे हुए थे लोग, तो इनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए कि वो तो कुदाल से खेती करना चाहते थे और वो जब हल से करते, तो आपस में इनके विचार विरोध होने लगे। तो एक प्रश्न आ जाता है कि पहाड़ी और संथालों के बीच की जो लड़ाई जो हुई थी, तो वो जो लड़ाई लड़ी गई थी तो उसको क्या कहा गया? तो आइए आगे उसके बारे में देखेंगे। तो ये इसको लड़ाई का नाम दे दिया गया था हल तथा कुदाल की लड़ाई। क्या नाम दिया गया था? जब पहाड़ी तथा संथालों के बीच जो युद्ध हुआ उसको हल तथा कुदाल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों को स्थायी विस्तार क्यों आवश्यक था? अंग्रेजों को स्थायी विस्तार क्यों आवश्यक था? तो उससे क्या क्या फायदा इनको होना था? इन्होंने क्यों अपना स्थायी विस्तार किया था? निर्यात के लिए इनको फसल उगाना, बिल्कुल इससे इनको फायदा था तो करेंगे ये काम। राजस्व में वृद्धि, तो क्या हो गया, जो उनको अंग्रेजों को जो टैक्स मिल रहा था, जो हमसे लगान वसूल किया जा रहा था, तो उसमें उनकी वृद्धि हो रही थी। स्थायी एवं सुव्यवस्थित खेती। अब क्या हुआ, जब इन्होंने अपने अंडर सारा काम ले लिया तो वो क्या करा, उन्होंने जब भू राजस्व व्यवस्था तीनों प्रणालियाँ जब लागू कर दी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, तो क्या किया उन्होंने, एक तरह से अपने रूल्स वहाँ पर बना दिए। रूल्स के अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ रहा था, जिससे क्या होता था, स्थायी एवं सुव्यवस्थित खेती हो रही थी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उससे मिल रहा था। कुछ भूमि किसानों के नाम कर दी कि वही मालिक रहेंगे, कुछ जमींदारों को कर दी और उनके ऊपर एक परसेंटेज लगा दी टैक्स की कि आपको इतना ही टैक्स हम सबको देना है, और वो टैक्स वहाँ पर दिया जा रहा था। तो उनसे क्या फ़ायदा हो रहा था, अंग्रेजों को सारा ही फायदा था सभी चीज़ों का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी, तो अगर सभी चीज़ें हमसे फ़ायदा हो रहा था तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए प्रश्न। आगे आने वाली सीरीज में और जो बचे हुए हैं वो भी हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे। और आपको अगर सीरीज लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद।